चलिए यहाँ पे हम जो है सी लैंग्वेज के अंतर्गत आखिरी चैप्टर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो है हम एग्जांपल को हल करेंगे। तो प्री प्रोसेसर क्या होता है? प्री प्रोसेसर का मतलब जब हम इस प्रकार से साइन लगाकर कुछ डिफाइन करते हैं, जैसे हेडर फाइल हम लेते थे, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? प्री प्रोसेसर बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के बारे में जान लेते हैं। हालांकि हमने बहुत बार इसको यूज कर लिया, पर इसके बारे में थोड़ी सी चीजें जानना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए प्री प्रोसेसर जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि सोर्स कोड को कंपाइलेशन से पहले ही प्रोसेस करता है। जब हम इसको ऐसे लगाते हैं तो ये पहले प्रोसेस करेगा, तब कहीं जाकर जो है प्रोग्राम में लिखी गई चीजें यहाँ पे देखेगी। ठीक है, अब प्री प्रोसेसर पूरे सोर्स कोड को स्कैन करता है और उसे मॉडिफाई करता है, और फिर उस मॉडिफाई कोड को कंपाइलर को कंपाइलेशन के लिए दे देता है। अब प्री प्रोसेसर सोर्स कोड को प्रोसेस करते समय हेडर फाइल जैसे कि stdio.h, conio.h, sting.h, maths.h या आदि को और इसके अलावा मैक्रो डिफाइन हो गया। डिफाइन से हम अपने अनुसार मैक्रो बना सकते हैं। ठीक है, डेट टाइम कुछ भी इससे रिलेटेड उसको परिभाषित जो भी डिफाइन फाइल है और वैल्यू उसके साथ में बदल देता, मतलब जो भी हमने कोड लिखे हैं उसको वो यहाँ पे मैच करेगा, और मैच करने के बाद जो है दोनों को कंपाइलर को बता देगा कि यहाँ से ये सारी चीज़ें डिफाइन की गई, और यदि नहीं डिफाइन की गई है तो एरर बताता है। ठीक है, अब प्री प्रोसेसर इंक्लूड इस प्रकार से शुरू होता है, और इसके बाद जो है कोड को इंटरप्रेट करता है। इंटरप्रेट मतलब कंपाइल भी करेगा और रन भी करेगा। इसमें कोड में अगर इस प्रकार से जो हेडर फाइल है उसका उल्लेख है, तो प्री प्रोसेसर जो है इंक्लूड stdio जो कोड है उसको stdio.h फाइल के कंटेंट से रिप्लेस कर देता है, यानी कि उससे मैच करके उसको रिप्लेस कर देता है, और इसे ही प्री प्रोसेसिंग बोला जाता है। हैश सिंबल से शुरू होने वाली लाइन को प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के रूप में जाना जाता है, और जब प्री प्रोसेसर को हैश सिंबल से शुरू होने वाली लाइन मिलती है तो वह इसे अपने लिए कमांड मानता है। ठीक है, और उसी के अनुसार ये काम करता है। हालांकि जो मतलब जो हैश से शुरू होने वाले सभी इंस्ट्रक्शंस को प्री प्रोसेसर द्वारा एग्जीक्यूशन कर दिया जाता है, इसलिए कंपाइलर को हैश से शुरू होने वाली कोई भी लाइन प्राप्त नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसकी विशेषताएं क्या क्या हो सकती है प्री प्रोसेसर की। प्रत्येक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैश सिंबल से शुरू होती है। एक लाइन पर केवल एक ही प्री प्रोसेसर जैसे कि stdio.h या फिर conio.h या फिर डिफाइन, इस प्रकार से हो सकता है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के अंत में कोई भी सेमीकोलन नहीं होता, जैसे कि हमने देखे थे। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को प्रोग्राम में कहीं भी रखा जा सकता है, फंक्शन के अंदर या फंक्शन के बाहर, लेकिन आमतौर पर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स सबसे टॉप पर यानी कि सबसे शुरुआत में लिखी जाती है। कुछ प्रकार हम देख लेते हैं प्री प्रोसेसर के, टाइप्स ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। तो ये मैक्रो प्रकार के होते हैं जिसको हम डिफाइन कीवर्ड से हम देते हैं। फाइल इंक्लूजन होता है, कंडीशनल कंपाइलेशन होता है, और अदर डायरेक्टिव्स। चलिए एक एक करके सबको जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ डिफाइन की बात करें तो मैक्रो एक तरह का आइडेंटिफायर्स होते हैं जो साधारणतः कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं, और ताकि इन्हें नॉर्मल वेरिएबल से अलग दिखाया जा सके। तो देखिए यहाँ बेसिक सिंटेक्स क्या है, डिफाइन, और मैक्रो का नाम यहाँ पे देना होता है। तो देखिए कैसे लेंगे हम मैक्रो। देखिए डिफाइन कीवर्ड तो लगा दिए, मैक्रो का नाम ट्रू 1 ले लिए, फॉल्स 0 ले लिए, पाई की वैल्यू हमने ले लिए, मैक्स हमने 100 ले लिए, रिटायर एज 58 ले लिए। तो ये डिफाइन नाम से हमने जो भी ली हैं वो सब मैक्रो के नाम, और मैक्रो को हमने कैपिटल लेटर्स में लिए। तो डिफाइन एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जो मैक्रो डिफाइन करती है। मैक्रो एक्सपेंशन कोई भी टेक्स्ट हो सकता है। मैक्रो नेम और मैक्रो एक्सपेंशन के बीच में एक स्पेस होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए इस प्रकार से हमने स्पेस दी है मैक्स और 100 के बीच में। सी प्री प्रोसेसर मैक्रो नेम की सभी जो इवेंट्स होते हैं उनको मैक्रो एक्सपेंशन से रिप्लेस कर देता है। चलिए आगे देखते हैं किसके एग्जाम्पल। तो यहाँ एग्जाम्पल हमको देखिए इंक्लूड करके हमने stdio.h प्री प्रोसेसर की सहायता से हेडर फाइल लिए, और उसके बाद मैक्रो लिए डिफाइन, मतलब प्री प्रोसेसर डिफाइन की सहायता से लिमिट 10 लिए। अब मेन फंक्शन में हमने देखिए इंट आई लिए फॉर आई कब तक 0 रहे, मतलब आई की वैल्यू 0 है, पर आई 0 कब तक रहेगा, जब तक कि लिमिट तक न पहुंच जाओ। और लिमिट कितनी है 10, और जैसे 10 आएगी तो 10 के बाद वो उसको आउट कर देगा। परंतु यहाँ हर बार में क्या होना चाहिए, प्लस, यानी कि अभी 0 है तो पहली बार में 0 है, दूसरी बार में प्लस 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऐसे कहाँ तक चलेगा 9 तक। जैसे 10 हो गई तो वो बाहर। फिर प्रिंट एफ के बाद वो जो है मॉड्यूल डी यहाँ पे /n मतलब न्यू लाइन में लाएगा और आई की वैल्यू प्रिंट करते जाएगा। तो 0, 10, 2, 3, 4 ऐसे 9 तक जाएगा, और जैसे 10 जाएगा तो बाहर हो जाएगा। किसकी सहायता से, ये मैक्रो की सहायता से। चलिए इसको रन करा कर देखते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास में एक कोड रखा हुआ है, देखिए प्रोग्राम बना हुआ है, जो प्रोग्राम हमने वहाँ समझे। इसको हम जब रन कराएंगे तो देखिए यहाँ से 0 से लेकर 9 तक ये प्रिंट हो चुका है। ठीक है, अब अगर हम उसकी वैल्यू 10 की जगह क्या दे देते हैं, 10 की जगह हम दे देते हैं 15। यदि 15 हम दे देते हैं तो 15 तक वो रन नहीं होगा, 14 तक रन होगा। देखिए 14 तक रन हुआ,
और यहाँ पे 15 में आया तो वो आउट हो गया, यानी कि जो फॉर लूप है वो लूप से बाहर हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। चलिए और देखते हैं हम यहाँ पे फाइल इंक्लूजन क्या होता है। तो देखिए हैज इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का यूज सी लैंग्वेज में फाइल के कंटेंट को सोर्स कोड में शामिल करने के लिए किया जाता है। और इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की हेल्प से हम दो प्रकार की फाइल कंटेंट को अपने सोर्स कोड में शामिल कर सकते हैं, एक तो हेडर फाइल और स्टैंडर्ड फाइल, और एक यूजर डिफाइंड फाइल। तो देखिए यहाँ पे हेडर फाइल और स्टैंडर्ड फाइल की अगर बात करें तो प्री डिफाइन होती है। जैसे यहाँ देखिए हेडर फाइल और स्टैंडर्ड फाइल ऐसी फाइल होती है जिनमें प्री डिफाइंड फंक्शन का डिक्लेरेशन होता है। और सी लैंग्वेज में एक नियम है जिसके अनुसार अगर देखें तो किसी भी फंक्शन का यूज करने के लिए सबसे पहले हमें उस फंक्शन को डिक्लेयर करना जरूरी होता है। ठीक है, ताकि उसकी डेफिनेशन को प्रोग्राम में पढ़ा जा सके। बिना फंक्शन डिक्लेयर किए हम उस फंक्शन का यूज अपने प्रोग्राम में नहीं कर सकते, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, तो फंक्शन दो प्रकार के हमने पढ़े, एक तो प्री डिफाइन और एक यूजर डिफाइन, दोनों को पढ़ लिए। प्री डिफाइन फंक्शन पहले से डिफाइन होते हैं, इसलिए इनकी डेफिनेशन हम देखें तो stdio.h conio.h या ऊपर जो भी हेडर फाइल लेते हैं उसमें रहती। और यूजर डिफाइन फंक्शन में यूजर को ही डिफाइन करना पड़ता है सारे फंक्शन की डेफिनेशन। तो प्री डिफाइन फंक्शन का डिक्लेरेशन हेडर फाइल में होता है, हमने देखे। इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की हेल्प से हम ले आते हैं, जैसे इंक्लूड फाइल नेम। ठीक है, जैसे stdio.h और ये conio.h। ठीक, इनमें क्या होता है, इनमें आपको प्रिंट ऐप, स्कैन ऐप, इनकी डेफिनेशन मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पे आपको गेट ch और clr scr की डेफिनेशन मिल जाएगी। अब यूजर डिफाइन फंक्शन की अगर बात करें, यूजर डिफाइन फाइल, तो यूजर डिफाइन या प्रोग्रामर के द्वारा बनाए गए ये सभी जो होते हैं वो यूजर डिफाइन कहलाते हैं। उस प्रोग्राम के कई भागों में बांटकर जब बनाते हैं अलग अलग काम करने के लिए, तो यूजर के द्वारा अपने काम को आसान बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, और यूजर इन फाइल के कंटेंट को हैज इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की हेल्प से प्रोग्राम में कहीं भी जोड़ सकते हैं। यूजर डिफाइन फाइल को जो है सोर्स कोड में शामिल करने के लिए यहाँ पे देखिए इंक्लूड और फाइल नेम लिखना होता है। जैसे देखिए इंक्लूड और यहाँ पे हमने फाइल नेम, देखिए यहाँ पूरा सोर्स कोड मतलब जो सोर्स है फाइल का वो लिख डाले हैं। इंक्लूड डायरेक्टिव का जो यूज है केवल हेडर फाइल के कंटेंट को सोर्स कोड में शामिल करने के लिए किया जाता है, और इसका यूज .c फाइल के कंटेंट को शामिल करने के लिए नहीं किया जाता। हेडर फाइल का जो एक्सटेंशन है .h होता है, और c फाइल का एक्सटेंशन तो हमको पता है .c होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो हेडर फाइल के अंतर्गत मतलब हम c को यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। और हेडर फाइल साधारण रूप से मैक्रो डेफिनेशन, एनुमरेटर मतलब एनम, स्ट्रक्चर, यूनियन, टाइप डेफ, एक्सटर्नल, ये सब जो एनम है ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। टाइप डेफ भी जो हमारी जरूरत के लिए यहाँ पे ले लेते हैं हम। ठीक है, एक्सटर्नल फंक्शन, ग्लोबल वेरिएबल, डिक्लेरेशन, कंटेंट, ये सभी करते हैं। और ये देखिए एंगल्ड जो ब्रैकेट होता है जिसे हम इस प्रकार दर्शाते हैं लेस देन ग्रेटर देन। ठीक है, इसका यूज हेडर फाइल या स्टैंडर्ड फाइल को इंक्लूड करने के लिए किया जाता है। तो इसी के अंतर्गत तो हम हेडर फाइल लिखते हैं, एंगल्ड जो ब्रैकेट है। और डबल कोट का जो यूज है प्रोग्राम से रिलेटेड यूजर डिफाइंड हेडर फाइल को शामिल करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके बाद कंडीशनल कंपाइलेशन की बात करें। कंडीशनल कंपाइलेशन डायरेक्टिव्स ऐसे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं जो प्रोग्राम के किसी विशेष भाग को कंपाइल करने या फिर कुछ कंडीशन के आधार पर कुछ विशेष भाग के कंपाइलेशन को छोड़ने में हेल्प करते हैं। जैसे कि इफ डेफ हो गया। ठीक है, इफ हो गया मतलब प्री प्रोसेसर लगा है, और उसके बाद जो कंडीशन मतलब जो कीवर्ड है वो हम लगा सकते हैं। फिर हैज मतलब प्री प्रोसेसर डिफाइन हो गया, प्री प्रोसेसर एल्स, फिर एल्स इफ, ये सभी डायरेक्टिव का इस्तेमाल कंडीशनल कंपाइलेशन के लिए किया जाता है। ठीक है, अब इफ डेफ की बात करें, देखिए सिंटैक्स हम देख लेते हैं। अभी हमको विस्तार में जाना, हम सिर्फ बेसिक समझ रहे हैं अभी। यहाँ देखिए इफ डेफ, मैक्रो नेम हमने लिख दिया, स्टेटमेंट यहाँ डिफाइन कर दिया, और एंड इफ हो गया। यदि मैक्रो को जो है मैक्रो नाम के साथ डिफाइन किया गया है तो स्टेटमेंट का ये ब्लॉक सामान्य रूप से एग्जीक्यूट होगा। लेकिन यदि इसे डिफाइन नहीं किया गया है तो कंपाइलर इस ब्लॉक के स्टेटमेंट को छोड़ देगा और कंपाइल नहीं करेगा। प्री प्रोसेसर मतलब हैज डिफाइंड के साथ की अगर बात करें तो डिफाइंड का यूज चेक करने के लिए किया जाता है कि कोई एक निश्चित मैक्रो डिफाइन है या नहीं। इसे अक्सर इफ डायरेक्टिव के साथ में यूज किया जाता है। तो ये देखिए इफ डिफाइन मैक्रो नेम, एग्जांपल हमने देखे इस प्रकार, इसको चेक किया जाएगा कि डिफाइन है कि नहीं। फ्लैग को डिफाइन का यूज करके डिफाइन किया गया है तो एक्सप्रेशन जो है डिफाइन फ्लैग का मान 1 होगा, अन्यथा 0 होगा। प्राप्त होगा तो 1 होगा, नहीं होगा तो 0 होगा। फिर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स यहाँ हम देख सकते हैं कुछ हैज एरर है, हैज प्रैग्मा, हैज अनडिफ। ठीक है, उसके बाद हैज इफ है, हैज एल्स है, हैज एलिफ है। उसके बाद आप देख सकते हैं हैज एंड इफ है, हैज
इफ एंड डेफ है, तो इनकी डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं एक बार। तो ये तो हो गया हमारा कुछ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के बारे में हमने जान लिए। आपने शुरू से लेकर अभी तक जो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स बहुत बार यूज़ कर ली हैं, तो उन्हीं के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ना था। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, और यदि पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और इससे भी अच्छे अच्छे जो भी सीरीज़ है वो आपके लिए लेकर आता रहूँ। ठीक है, इसके बाद जो हम एग्जाम्पल के बारे में देखने वाले सी लैंग्वेज के।